पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मंगोल सेनाएं मध्य एशिया के खीवा, ख्वारिज्म, बगदाद, एशिया कोचक आदि राज्यों को जीतने के बाद सीरिया, अलीपो, दमस्कस तथा फिलिस्तीन को जीतने में सफल रहीं, किंतु ईस्वी 1260 में मिस्र के मामलुक तुर्कों ने फिलिस्तीन पर अधिकार करने वाली मंगोल सेना को परास्त करके मंगोलों के विजय रथ को रोक दिया। ईस्वी 1259 में मंगू खां की मृत्यु हो जाने से मंगोल साम्राज्य पर अधिकार करने को लेकर मंगोलों में अंतर्कलह आरंभ हो गई थी। इसलिए फिलिस्तीन में हारने वाली मंगोल सेना को मंगोल सम्राट की ओर से कोई सहायता नहीं भिजवाई जा सकी। ईस्वी 1265 में हुलागू खां की तथा ईस्वी 1266 में बरके खां की भी मृत्यु हो जाने से मंगोलों की शक्ति को बड़ा धक्का लगा। उनके वंशजों में परस्पर मनमुटाव होने से मंगोलों का आंतरिक संघर्ष भी अपने चरम पर पहुंच गया। फिर भी हलाकू ने अपनी मृत्यु से पहले फारस में अपनी शक्ति को मजबूत बना लिया था। इस कारण हलाकू के वंशज ईस्वी 1265 से ईस्वी 1335 तक फारस पर शासन करते रहे। मंगोल सम्राट मंगू खां की मृत्यु के समय जो मंगोल सरदार जिस क्षेत्र में राज्य करता था उसने वहीं के लोगों का धर्म अपना लिया। चीन और मंगोलिया के मंगोल बौद्ध हो गए, रूस और हंगरी में रह रहे मंगोल ईसाई हो गए, जबकि मध्य एशिया के मंगोलों ने अब तक कोई धर्म स्वीकार नहीं किया था। मान्यता है कि बरके खां पहला मंगोल शासक था जिसने इस्लाम स्वीकार किया। दर्शकों को स्मरण होगा कि चंगेज खां की बड़ी रानी बोरते को एक शत्रु कबीला उठाकर ले गया था। जब चंगेज खां की रानी वापस चंगेज खां के पास आई तो उसके पेट से जोची नामक पुत्र का जन्म हुआ। चंगेज खां ने जोची को अपना पुत्र घोषित करके उसका पालन पोषण किया था। बरके खान इसी जोची का पुत्र था। बरके खां का जन्म मंगोलिया में हुआ था। बरके खां द्वारा इस्लाम अपनाए जाने के संबंध में अरब देशों में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार शहजादा बरके खां बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि लंबी दाढ़ी वाला एक दरवेश सड़क के किनारे सो रहा है। उसके पास एक कुत्ता भी सो रहा है। शहजादे ने सवारी से उतरकर उस दरवेश के मुंह पर अपना पैर रख दिया और उसकी दाढ़ी की ओर बड़ी हिकारत भरी दृष्टि से देखकर पूछा, बता, तू अच्छा या यह कुत्ता? दरवेश ने कहा, यदि मेरी मौत ईमान पर हुई तो मैं अच्छा, वरना यह कुत्ता अच्छा। दरवेश का उत्तर सुनकर बरके खान ने उसके मुंह पर से अपना पैर हटा लिया और उससे पूछा, यह ईमान क्या चीज है? दरवेश ने कहा, ईमान एक ऐसी दौलत है जिसे न तुम्हारा दादा लूट सका और न यह तुम्हारे हाथ आएगी, चाहे तुम 100 साल हुकूमत कर लो। शहजादे ने कहा, लेकिन मुझे वह चाहिए। दरवेश ने उत्तर दिया, अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए ईमान की दौलत को नहीं संभाल सकते। इस पर शहजादे ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर उस दरवेश को दी और बोला, जब मैं खान बनूं तब तुम यह अंगूठी लेकर मेरे पास आना। इस घटना को बहुत दिन बीत गए और शहजादा बरके खां युवा होकर खान बन गया। इस पर वह दरवेश एक दिन वही अंगूठी लेकर बरके खां के पास पहुंचा और बोला, अब तुम इस लायक हो गए हो कि ईमान की दौलत को संभाल सको। बरके खां ने पूछा, ईमान की दौलत संभालने के लिए क्या करना होगा?
दरवेश ने कहा, इसके लिए तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। बरके खां ने इस्लाम की दावत कबूल कर ली और मुसलमान बन गया। अरब में प्रचलित कहानियों के अनुसार उस बूढ़े दरवेश का नाम सैफुद्दीन था। अरब देशों में प्रचलित एक अन्य कहानी के अनुसार आधुनिक कजाकिस्तान के पश्चिम में सरायजुक नामक शहर में एक दिन बरके खां की भेंट बुखारा नामक शहर से आए एक कारवां से हुई। उस कारवां में सूफी शेख नामक एक दरवेश ने बरके खां को बहुत प्रभावित किया। सूफी शेख द्वारा इस्लाम की प्रशंसा किए जाने पर बरके खां ने मुसलमान बनना स्वीकार कर लिया। बरके खां का भाई तुख तिमुर भी बरके खां के साथ मुसलमान बन गया। मुसलमान हो जाने के बाद बरके खान अपने ही कुल के उन मंगोलों का शत्रु हो गया जो इस्लाम को नहीं मानते थे। बरके खां ने अनेक मुस्लिम शहरों को मंगोल आक्रमणों में नष्ट हो जाने से बचाया। जब बरके खां को हलाकू द्वारा बगदाद के खलीफा को मारने तथा बगदाद को नष्ट करने के समाचार मिले तो बरके खां आग बबूला हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि हलाकू ने मुसलमानों के अनेक शहरों को बर्बाद कर दिया है, मैं अल्लाह की मदद से निर्दोष खलीफा के खून का बदला लूंगा। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि जब हलाकू को बरके खां की इस प्रतिज्ञा के बारे में पता लगा तब तक हलाकू सीरिया को भी जीत चुका था, किंतु वह बरके खां से उलझना नहीं चाहता था। इसलिए हलाकू ने अपने एक सेनापति को सेना की कमान देकर फिलिस्तीन पर आक्रमण करने भेजा और स्वयं एक सेना के साथ फारस लौट आया। बरके खां द्वारा इस्लाम स्वीकार किए जाने से मंगोलों की राजनीति उलझ गई। अब वे दो स्पष्ट धड़ों में बंट चुके थे। इनमें से एक धड़ा इस्लाम का शत्रु था और दूसरा धड़ा इस्लाम स्वीकार करके उसका रक्षक बन चुका था। ईस्वी 1266 में अजरबैजान में बरके खां की मृत्यु हुई। ईस्वी 1292 में हलाकू के पोते अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक मंगोल सेना ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के तुर्क सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अब्दुल्ला की सेना पर हमला करके उसे परास्त कर दिया तथा अब्दुल्ला को मुसलमान बनने के लिए निमंत्रण दिया। अब्दुल्ला ने मुसलमान बनना अस्वीकार कर दिया तथा वह फारस लौट गया, जबकि अब्दुल्ला के एक भाई उलूग खां ने मुसलमान बनने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उलूग खां से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तथा उसके साथी मंगोलों को दिल्ली के निकट रहने की अनुमति दे दी। इस प्रकार कई हजार मंगोल दिल्ली के निकट रहने लगे, जिन्हें नव मुस्लिम कहा जाता था। भारत में मंगोलों का यह पहला समूह था जिसने इस्लाम स्वीकार किया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलपुरी के मंगोलों का कत्लेआम किया गया। उनकी औरतों के साथ बलात्कार किए गए और उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। अगली कड़ी में देखिए, तैमूर लंग और चंगेज खां का रक्त बहता था बाबर की नसों में। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।